हमारा जो टॉपिक रह गया था, मैं पढ़ा रहा था आपको नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड बैंड्स। इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल कवर किए। तीसरी पे आएंगे, मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा था, ठीक है। फिर जाके बेटा आइसोमर, थर्ड वन इज स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज पॉइंट ग्रुप एंड नंबर ऑफ IR बैंड्स। आप क्विकली देखिएगा बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे जाके क्या क्या हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। M फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके MCO4L2 आइसोमर, इसका क्या होगा, ट्रांस भी बनेगा इसका, सिस भी बनेगा इसका। साथ साथ में आप उसको यहाँ पे जाके राइट डाउन करेंगे LNL CO this will be the structure. The point group of this is D4H. Only one band is present in this case. Number of IR band is only one. Number of IR band is IR. Number of IR band is one. Okay. तो इसी तरीके से अगर आप बेटा यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट इसी का यहाँ पे सेम यही, बट सिस आइसोमर में क्या होगा, अगर आप सिस आइसोमर इसका देखेंगे तो यहाँ पे ये आएगा M, यहाँ पे अगर मैंने ऊपर लिखा L तो यहाँ पे बेटा जरूर मुझे इसमें से एक को L लिखना होगा, CO और CO। अगर आप इसका देखेंगे तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, नाउ द पॉइंट ग्रुप चेंजेस फ्रॉम बिकम C2V, it becomes C2V. Now the number of IR bands is 3 or 4. अब देखो कितना चेंज आ रहा है। देखो पॉइंट ग्रुप जब यहाँ पे जाके, क्योंकि अभी आप ये जान जाएंगे कि D4H और C2V में क्या फर्क है। जितना ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा उतना यहाँ पे जाके कम नंबर ऑफ IR बैंड्स आएंगे। जितना मॉलिक्यूल, जितना कंपाउंड लोअर सिमेट्री की ओर जाएगा, जितना मॉलिक्यूल लोअर सिमेट्री की ओर जाएगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ IR बैंड ज्यादा होंगे। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जरूर ये बात आप याद रखेंगे यहीं पे, कि अगर C2 वाला पॉइंट ग्रुप होगा, मतलब लोअर सिमेट्री वाला पॉइंट ग्रुप, जिसमें जाके 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी या लोअर देन दैट ऑफ दिस, मतलब जिसमें CS होगा, जिसमें ओनली प्लेन्स आर प्रेजेंट, ऐसे वाले मॉलिक्यूल में जितने CO प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ IR बैंड्स होंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। मतलब लोअर वाली सिमेट्री वाले, जो लोअर वाली सिमेट्री जिनमें जाके मॉलिक्यूल में लोअर सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री होगी, फॉर एग्जांपल जिनकी सिमेट्री होगी 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर लोअर देन दैट, जिनकी सिमेट्री होगी C2 फोल्ड एक्सिस या लोअर देन दैट, उनमें जितने भी CO होंगे उतने जाके IR बैंड्स होंगे। बट अगर वहां पे जाके C3 है या C4 है या D4 है या ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, तो उनमें जाके नंबर ऑफ IR बैंड्स विल बी लेसर देन दैट प्रेजेंट, जितने होंगे उससे कम होंगे IR बैंड्स प्रेजेंट। अब इसमें देखो एक CO 2 3 4 CO प्रेजेंट है, 4 IR बैंड्स प्रेजेंट है, 3 और 4। अब 3 और 4 क्यों लिखा, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि IR बैंड क्या होता है, वहां पे जाके मर्ज होते हैं 2 बैंड्स, तो फिर जाके आपको 3 या आपको जाके 4 की 4 दिख जाएंगी, तो इसलिए जाके वो आगे बात आएगी। तो यहाँ पे मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि पॉइंट ग्रुप पे कितना इफेक्ट का है, जितना आप लोअर सिमेट्री की ओर जाएंगे उतने जाके ज्यादा नंबर ऑफ IR बैंड्स मिलने यहाँ पे मिलेंगे आपको। सेकंड एग्जांपल नीचे आप देखेंगे MCO3L3। अगर आप इसको देखेंगे, इसको भी 2 आइसोमर हैं, एक है फेशियल FAC। फेशियल में जाके क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपको पता है, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि फेशियल किसको बोलते हैं और मेरिडोनियल किसको बोलते हैं। अगर फेशियल बना हुआ तो यहाँ पे L एंड L, यहाँ पे CO। यहाँ पे जो पॉइंट ग्रुप इसका होगा दैट विल बी इक्वल टू C3V। देखो मैंने बोला अभी C3V है इसका पॉइंट ग्रुप, नंबर ऑफ IR बैंड्स विल बी 2 ओनली। अगर सेम ही होगा बट मेरिडोनियल MER, मेरिडोनियल आइसोमर, तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा ML CO एंड CO। दिस विल बी द स्ट्रक्चर।
तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसमें जाके जो पॉइंट ग्रुप होगा दैट विल बी कॉल्ड C2V। अब जितने आईआर, जितने CO प्रेजेंट है उतने यहाँ पे जाके आईआर बैंडिंग्स होंगे 2 और 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठाओ और ये जाके लिख लो। मैं पॉइंट ग्रुप के बारे में भी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ना है तो ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल MCO5 होगा। MCO5 अभी तक 6 की बात चल रही थी, अब MCO5 होगा। MCO5 का पता है आपको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोई यहाँ पे कोई आइसोमर नहीं होगा, स्ट्रक्चर होगा ये MCO, CO, CO एंड CO एंड CO। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप होगा D3H एंड द नंबर ऑफ आयर बैंड्स विल बी 2। इसी तरीके से जब इसको जाके आप चेंज करेंगे MCO4L, इसमें जाके दो चीजें हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। एक्सियल जिसमें जाके स्ट्रक्चर होगा ऐसे ML, CO, CO, CO। इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा बेटा यहाँ पे वो होगा C3V। नंबर ऑफ आयर बैंड्स विल बी 2 और 3। और अगर इसी का आप देखेंगे इक्वेटोरियल वाला, इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा दैट विल बी दिस M, CO, CO। अब L होगा इस वक्त इक्वेटोरियल पे CO, CO। द पॉइंट ग्रुप विल बी C2V। देखो फिर से यहाँ पे देखो C2V पॉइंट ग्रुप आया तो टोटल CO कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ आयर बैंड्स विल बी 4। तो इसी तरीके से जाके अगर आप देखेंगे इसमें बोर्ड और भी एग्जांपल है जो मैं भी आपको सेंड करूंगा, तो आप देखिएगा बेटा जरूरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपल यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, आपके पास कोई भी कंपाउंड होगा, उसमें आप देखेंगे कि नंबर ऑफ CO, नंबर ऑफ आयर बैंड्स कितने होंगे। अगर इतने CO प्रेजेंट है, नंबर ऑफ आयर बैंड्स कितने प्रेजेंट होंगे। इट डज नॉट डिपेंड कि जाके आप बोलेंगे कि सर 5 CO प्रेजेंट है तो 5 आयर बैंड्स मिलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिमेट्री एंड पॉइंट ग्रुप। मतलब वहां पे जाके उसकी सिमेट्री किस तरीके से है उस पे डिपेंड है नंबर ऑफ आईआर बैंड्स। क्योंकि जाके आईआर बैंड्स वहां पे जाके सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, हमें पता है कि आईआर बैंड, आईआर एक्टिव के लिए कोई भी जो फ्रीक्वेंसी होगी आईआर एक्टिव के लिए जरूरी क्या चीज है, देयर मस्ट बी चेंज इन डाइपोल मोमेंट। इफ द चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज 0 तो आईआर बैंड यहाँ पे दैट फ्रीक्वेंसी विल बी द आईआर इनएक्टिव मोड। ठीक है, आईआर इनएक्टिव बैंड। तो इसलिए जाके यहाँ पे ये जरूरी आपको बताना है कि सिमेट्री क्या है। अब सिमेट्री जो आगे आप देखेंगे, सिमेट्री पॉइंट क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। बस यहाँ पे आप एक ख्याल रखिएगा कि अगर लोअर सिमेट्री होगा 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें जाके जितने आपके पास CO प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ आईआर बैंड्स भी होंगे। बट जितना जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिक की ओर जा रहा है, जितना जितना मॉलिक्यूल सिमेट्रिक की ओर जा रहा है, मतलब हायर फोल्ड एक्सिस C3 होगा, D3 होगा, D4 होगा, C4 होगा, या जाके ऑक्टाहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, इकोनोहेड्रल होगा, उनमें जाके बेटा नंबर ऑफ आईआर बैंड्स होंगे लेस देन दैट ऑफ CO जितने प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज आप जनरल याद करके रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आइसोमर की बात भी यहीं पे देखो, इसको भी हम यहीं पे क्लियर करना चाहते हैं बेटा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दिस आइसोमर अगर आपके पास है M, यहाँ पे जाके ये मॉलिक्यूल है आपके पास, पूरा समझना बेटा, ये आपके पास है मॉलिक्यूल, मैं इसको CO को ऐसे लिखूंगा अभी आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अब जाके मेटल को यहाँ पे लिगेंड L एंड L भी है। अब पूरा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इस वक्त क्या होगा, अगर यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखाएंगे इस कंपाउंड को, अगर मैं जाके ये जो कंपाउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज सिस आइसोमर। ये कौन सा है, सिस आइसोमर, क्योंकि आइसोमर की बात हो रही है, आपके सिलेबस में लिखा है। तो देखो बेटा ये सिस आइसोमर है, और जाके मैं इसमें दो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, दो एग्जांपल्स L एंड L। अगर इसमें जाके होगा इस तरीके से CO एंड CO, देखो बेटा यहाँ पे पूरा ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, इसको मैं कहूंगा इस तरीके से बेटा। देखो बेटा यहाँ पे अगर आपके पास इस तरीके से है, स्ट्रेचिंग कैसे हो रहा है, ये भी बाहर की ओर जा रहा है, ये CO है, ये बॉन्ड है आपके पास, अब दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं, दोनों वापस आ रहे हैं। दिस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, आप देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर की ओर दोनों अंदर की ओर, दोनों बाहर की ओर, दोनों अंदर की ओर। तो यहाँ पे जाके वही चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी।
सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब देखो बेटा, जो इसका रिजल्टेंट होगा, जो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी इधर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये भी इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, इनका रिजल्टेंट यहाँ से होगा। इसका मतलब इन दो का जो जाके यहाँ पे आपको मिलेगा, चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज देयर, यहाँ पे जाके चेंज इन डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा। इसका मतलब दिस इज IR एक्टिव, दिस मोड इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इन दिस केस इज आइसोमर इज सिमेट्रिक एक्टिव, सॉरी IR एक्टिव है ये, दिस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इज IR एक्टिव इन केस ऑफ सिस आइसोमर। अब इसका देखो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये इधर की ओर आ रहा है, ये बाहर, ये इधर की ओर जा रहा है, इधर देखना बेटा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ये अंदर आया, ये बाहर गया, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे ये अंदर आया, ये बाहर गया, ये अंदर आया, ये बाहर गया, ये अंदर आया, बाहर गया। दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ रहे हो आप, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका भी रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इसका इस तरीके से होगा। तो इसका भी जो ये एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, इन केस ऑफ दिस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इन केस ऑफ सिस आइसोमर, ये भी IR एक्टिव। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपको पता चला, इन केस ऑफ सिस आइसोमर, इन केस ऑफ सिस आइसोमर, सिस आइसोमर के केस में आपको 2 IR bands will be present, ठीक है, 2 IR bands present। एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला था, एक एसिमेट्रिक वाला स्ट्रेचिंग था। अगर आपको सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ IR, इन केस ऑफ दिस, आप देखेंगे, मैं सिस की बात कर रहा हूँ, सिस में जाके आपने दोनों में क्या देखा कि बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज आर IR एक्टिव, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया यहाँ पे। अब दूसरा आप यहाँ पे देखो, इसी एग्जांपल को देखो, बट यहाँ पे जाके हम इसको ट्रांस बनाएंगे। ट्रांस के केस में देखना बेटा क्या होगा, MCO ट्रांस है, इसलिए जाके इस तरीके से बना रहा हूँ, L and L, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इसी तरीके से MCO L and L। देखो बेटा, सिमेट्रिक वाला देखो, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ये इधर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जितना ये इधर की ओर आया, उतना ये वो बाहर की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, पूरा ध्यान देना, मैं क्या यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके आप देखिएगा बेटा, ये जितना बाहर की ओर जा रहा है, उतना ये भी जा रहा है। इसका मतलब जो नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट है, नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज 0, म्यू इज इक्वल टू 0। इसमें जाके चेंज इन डाइपोल मोमेंट जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, डी म्यू बाई डी आर जो होगा इज इक्वल टू 0 इसके केस में। इसलिए जाके जो इसका रिजल्टेंट होगा चेंज इन डाइपोल मोमेंट, दैट इज इक्वल टू 0, रिजल्टेंट इज 0, ठीक है बेटा। रिजल्टेंट इज 0। तो यहां पे जाके इसके केस में ये मोड जो होगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाला, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इज IR इनएक्टिव, ये आपको नहीं दिखेगा, इज IR इनएक्टिव। बट अगर आप इस वाले को देखेंगे बेटा, इसको देखेंगे, ये भी इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, ये भी इधर की ओर, इस तरीके से जो मैं भी दिखा रहा था आपको, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ओवरऑल क्या होगा, देयर विल बी सम रिजल्टेंट, यहाँ पे जाके कुछ ना कुछ चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एसिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक भी बोलते हैं इसको, अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी यहाँ पे, इसमें जाके क्या होगा, दिस विल बी IR एक्टिव। अब ट्रांस के केस में क्या दिखा आपको, ट्रांस के केस में ओनली 1 IR बैंड इज प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपने सिस और ट्रांस को डिफरेंशिएट किया। इन केस ऑफ सिस आइसोमर, both symmetric stretching as well as asymmetric stretching, there exists change in dipole moment, but in case of trans isomer, symmetric stretching, the resultant dipole moment is equal to 0, so the IR band, this is IR inactive, but in case of asymmetric stretching, वहां पे जाके क्या है, there is IR active, so in case of cis isomer 2 IR bands will be present, but in case of trans only one IR band is प्रेजेंट। तो जाके अगर आपको इस मॉलिक्यूल आपके पास है
आपको ये बताना होगा कि आपके पास ये सिस है कि ट्रांस है प्रेजेंट। आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसका आईआर लेंगे। अगर आपको 2 बैंड आ गए तो आप बोलेंगे ये सिस आइसोमर है, अगर आपको सिर्फ 1 बैंड मिला तो आप बोलेंगे ये ट्रांस आइसोमर है। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक यहाँ पे जाके आप डिफरेंशिएट कर रहे हो आइसोमर को, सिस एंड ट्रांस को ऑन द बेसिस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये चीज यहाँ पे था इंपॉर्टेंट जो आपको बोला था। अगर समझ नहीं आएगा तो रेंज योर हैंड, तो मुझे बता देना। इस तरीके से यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जाके हम रिएक्शन की ओर आ जाएंगे। इसमें जाके आपको अगर सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑनली, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन है अदरवाइज, तो इसलिए जाके हम देखेंगे किस कौन सी रिएक्शन है। तो पहले सिंथेसिस की ओर आएंगे। कुछ रिएक्शन है सिंथेसिस की। सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स। First method, by direct interaction of finely divided metal with carbon monoxide। इसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल Na प्लस 4 टाइम्स CO। ये सिंपल वाला है, दिस वन इज सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी फाइनली डिवाइडेड मेटल को किसके साथ, CO के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, उसके साथ जब हम फाइनली डिवाइडेड मेटल को इंटरेक्ट कराते हैं तो वहां पे जाके आपका कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल कार्बन। तो निकल को जब 4 टाइम्स CO के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस और जाके 1 एटमॉस्फेयर में ये बना देता है आपका NiCO4। दिस NiCO4 इज टॉक्सिक। टॉक्सिक है, कलरलेस है, टॉक्सिक भी है, कलरलेस है ये। ठीक है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो -17 डिग्री सेल्सियस है, MP इज -17। और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप इसका देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 103 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ दिस, जो यहाँ पे NiCO4 को जब यहाँ पे प्यूरिफिकेशन करते हैं, अगर आपको याद होगा किसी को तो पता होगा कि जब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में पढ़ते हैं ये 12th में, कि जब आपको निकल को फाइनली यहाँ पे जाके प्यूरिफिकेशन करनी होती है तो वहाँ पे निकल को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, बाय मोनस प्रोसेस। मोनस प्रोसेस से यहाँ पे जाके इसको प्यूरिफाई किया जाता है। वो भी आपको याद रखना चाहिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल is done by the method that is known as Morris process। ठीक है, उसमें डिकम्पोजिशन की जाती है NiCO4 को, बाद में फिर से जाके ये मेथड यूज करके उसको यहाँ पे NiCO4, क्योंकि जाके जब इसको डिकम्पोज किया जाएगा तभी जाके आपको निकल मिलेगा, अदरवाइज आपको पास ये निकल ये यहाँ पे जाके NiCO4 है। ठीक है, तो आगे देखो आप सेकंड रिएक्शन इसी की, फाइनली डिवाइडेड की। अगर Fe को देखेंगे, Fe प्लस 5 टाइम्स CO, इट विल गिव इन प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेल्सियस and 200 atmosphere, it will give FeCO5। ये ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज। और यहाँ पे जाके सॉलिड है, ये ऑरेंज है, सॉलिड है, टॉक्सिक है वगैरह, ये भी टॉक्सिक है। इसी तरीके से अगर आप थर्ड एग्जांपल इसी में देखेंगे, 2 टाइम्स CO कोबाल्ट प्लस 8 टाइम्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल लिगेंड, इट विल गिव यू इन प्रेजेंस ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस एंड 35 एटमॉस्फेयर, इट विल गिव CO2CO8। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड पे आएंगे। Second method, reduction of carbonylation। जनरली जो आपके पास दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइनरी कार्बोनेट्स। दिस method is used widely for the synthesis of binary carbonyls of most of the transition metals।
द रिड्यूसिंग एजेंट सच एज, जो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल सोडियम, इसी तरीके से Al, इसी तरीके से Zn, या इसी तरीके से ट्राई अल्काइल अल्युमिनियम, मतलब AlR3, ट्राई अल्काइल अल्युमिनियम भी यूज किया जाता है, या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज किया जाता है इन दिस मेथड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी बाइनरी, जनरली बाइनरी जो यहाँ पे जाके बाइनरी कार्बोनिल सिंथेसिस किए जाते हैं दिस मेथड के जरिए से, ठीक है। तो इसमें जाके क्या होता है, इन दिस मेथड द रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड्स और एस्टेट्स और अदर साल्ट्स अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जाके क्या होती है कि अभी जो हमने पहला मेथड देखा, उस मेथड में हमने देखा फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को हमने ट्रीट किया विद सिंपली कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बट जो ये वाला मेथड है, इस मेथड में हम साल्ट लेते हैं, मेटल का साल्ट लेते हैं, वेदर इट इज अ हैलाइड साल्ट, वेदर इट इज अ एस्टेट साल्ट, या अदर देन दीज टू, इन दो साल्ट्स के बगैर कोई और साल्ट लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने बोर्ड पे लिखे, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, AlR3 और RMGX, या इवन दो इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो जाके जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जाके बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है। CrCrCl3, क्रोमियम ट्राइक्लोराइड प्लस Al इन प्रेजेंस ऑफ Al प्लस 6 टाइम्स CO। तो रिएक्शन कंडीशन क्या है, यहाँ पे जाके रिएक्शन है AlCl3 के प्रेजेंस में, वो जाके C6H6 इज बेंजीन, वो जाके 140 डिग्री सेल्सियस पे ये आपको दे रहा है CrCO6 प्लस AlCl3, इसको यहाँ पे मत लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे AlCl3, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे मिलता है। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड रिएक्शन भी देखेंगे, VCl3 वेनेडियम ट्राइक्लोराइड प्लस 4 टाइम्स सोडियम प्लस 6 टाइम्स CO in presence of 160 degree Celsius and 200 atmosphere, it will give VCO6, ठीक है। यहाँ पे जाके VCO6 दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके, या इसी तरीके से आप और भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ दिस वन, फॉर एग्जाम्पल 2 टाइम्स CO ऑक्साइड, ये कोबाल्ट ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड CuCOO, कोबाल्ट होता है CO, ये O ऑक्साइड है यहाँ पे, प्लस 10 टाइम्स CO कार्बोनाइल इन प्रेजेंस ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस एंड 100 एटमॉस्फेयर। जाके यहाँ पे क्या मिलता है, CO2 CO8, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जिसमें जाके आप इसको देख सकते हो। तो लास्ट वाला जो मेथड है वो भी आपको बता के चलूं, सिंथेसिस का मेथड। लास्ट मेथड है थर्ड मेथड। जब आपको हायर कार्बोनिल्स बनाने होते हैं, हायर कार्बोनिल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड, हायर कार्बोनिल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड by thermal or photochemical reaction of lower carbonyls, जो ऑलरेडी हमने लोअर कार्बोनिल्स बनाए हैं बाय 2 मेथड्स, उससे यहाँ पे जाके उनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3 टाइम्स OS osmium CO5 in presence of heat, it will give you OS3CO12 plus 3 टाइम्स CO। या इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 2 टाइम्स FeCO5 in presence of light, it will give you Fe2CO9 and plus CO। या इसी तरीके से अगर आप 3 टाइम्स FeCO5 को लेंगे तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट विल गिव Fe3CO12 प्लस 3 टाइम्स CO। ये कुछ प्रेपरेशंस थे
मेथड किस तरीके से हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं मेटल कार्बोनिल्स को। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल मैंने दिखा दिया, मैंने कोई चीज टफ नहीं दिखाया। तो जाके इसका जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मैसेज आए कि सर हमें कुछ मटेरियल चाहिए, तो आई विल सेंड यू बाय टुमारो इंशाल्लाह। मैं आज ही देखूंगा, कल नहीं बल्कि आज ही देखूंगा। तो ये सिंथेसिस था, 3 मेथड मैंने सिंथेसिस के आपको बता दिए। अब रिएक्शंस पे आएंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। अगर रिएक्शंस को देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स, अगर रिएक्शंस पे आएंगे, देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो इसलिए जाके अगर आप सिलेबस भी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है ओनली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पे जाके जो रिएक्शंस का मैकेनिज्म है वो आपको पता है। जब हम यहाँ पे जाके स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें जाके है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे, क्योंकि जनरली ज्यादातर ये दिखा रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मैंने आपको फर्स्ट सेमिस्टर में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो मैंने आपको दिखा दिया रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन कौन सा मैंने मैकेनिज्म बता दिया, आपको याद होगा, वो मैकेनिज्म यहाँ पे फिर से काम आएगा। बट नाउ द मेटल, तब जाके क्या था, तब कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स था। बट इस वक्त क्या होगा, इस वक्त जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी ओनली द मेटल कार्बोनिल्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या होगा देखिए बेटा, मैं यहाँ पे जाके इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, अगर टाइम मिला तो फिर कंप्लीट करेंगे, नहीं तो फिर, क्योंकि देखो बेटा क्या है, वापस आप इसको आज देखेंगे। एक फर्स्ट है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, सिर्फ एग्जांपल चेंज होंगे बस, मैकेनिज्म वैसे के वैसे रहेगा। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। डिसोसिएटिव का हमने डी से बताया था, और मैंने इसको आपको बोला था SN1B। इसी तरीके से एसोसिएटिव मैकेनिज्म को हम आई से भी बताते हैं, सॉरी ए से भी बताते हैं, और यहाँ पे जाके इसी को SN2 भी बता रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है, इंटरचेंज एसोसिएटिव एंड इंटरचेंज डिसोसिएटिव, याद होगा आपको, उसको आप आज रिपीट करेंगे। तो यही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है। अब डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कब होगा, एसोसिएटिव मैकेनिज्म कब होगा, आपको आज पता है वो चीजें, क्योंकि आपको मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ाया। दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो जाके 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं, जनरली दे शो द रिएक्शन, जो जाके वो रिएक्शन दिखाएंगे वो होंगे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से। क्योंकि अगर यहाँ पे जाके पहले डिसोसिएशन नहीं होगा, अगर यहाँ पे वो वाले पहले एसोसिएट करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। 20 electron species is highly unstable species. That is why in case of the complexes which follow the 18 electron rule generally go through the dissociative mechanism. Why? Because they dissociate first the one of the CO ligand, and then the incoming ligand comes and adds to this complex. तो जाके वो जो method है that is known as dissociative mechanism. इसी तरीके से जाके देखो बेटा, इसी तरीके से जो एसोसिएटिव मैकेनिज्म है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव मैकेनिज्म जनरली कौन दिखाते हैं, जो जाके हम दिन में जाके या तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं या तो 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो दोज कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो द 16 इलेक्ट्रॉन रूल और 17 इलेक्ट्रॉन रूल, यहाँ पे जाके ये वाले एसोसिएटिव मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। इंटरचेंज एसोसिएटिव मैंने आपको बता दिया, जनरली जो इंटरचेंज एसोसिएटिव है वो क्लोज टू द एसोसिएटिव, एंड इंटरचेंज डिसोसिएटिव जो है वो क्लोज टू द डिसोसिएटिव। इंशाल्लाह जो हम कल क्लास लेंगे इसका, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जाके किस तरीके से एक दो एग्जांपल लेंगे इसमें, और जाके मैकेनिज्म बता देंगे कि किस तरीके से होता है इसमें रिएक्शंस। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है मैं अनम्यूट करूंगा, और पहले मैं इसको स्टॉप करूंगा।